नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम शुरू करने जा रहे हैं अमिताव घोष की द कैलकटा क्रोमोसोम। ये एक ऐसी किताब है जो आपके दिमाग की नसें हिला देगी। ये महज एक मेडिकल थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये विज्ञान, इतिहास और रूहानी रहस्यों का एक ऐसा कॉकटेल है जिसे साइबर पंक मेडिकल मिस्ट्री कहा जा सकता है। ये कहानी मलेरिया के इतिहास की उन परतों को खोलती है जिन्हें विज्ञान ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसमें भविष्य का न्यूयॉर्क है, 1990 का कलकत्ता है और 19वीं सदी का औपनिवेशिक भारत। इस जटिल और उलझी हुई नॉन लीनियर कहानी को आसान बनाने के लिए हम इसे 4 भागों में बांटेंगे। पार्ट 1, डिजिटल भूत और मलेरिया का रहस्य। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि आप भविष्य के एक ऐसे दौर में हैं जहां सब कुछ डेटा है, इंसान कम और डिजिटल यादें ज्यादा हैं। आज हम जिस कहानी की शुरुआत कर रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है अमिताव घोष की द कैलकटा क्रोमोसोम की। हमारा सफर शुरू होता है न्यूयॉर्क के एक सुनसान अपार्टमेंट से। यहाँ रहता है अंतर। अंतर एक डेटा एनालिस्ट है, लेकिन उसका काम बोरियत से भरा है। वो इंटरनेशनल वाटर काउंसिल के लिए काम करता है, जो दुनिया भर के पुराने रिकॉर्ड्स को डिजिटल कर रही है। अंतर के पास कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ एक मशीन है, एवा। एवा एक सुपर कंप्यूटर है, इतनी स्मार्ट कि वो किसी भी फटी हुई तस्वीर या जले हुए कागज से उसका पूरा इतिहास निकाल सकती है। अंतर का जीवन एकदम मशीन की तरह चल रहा था, जब तक कि एवा एक फटी हुई आइडेंटिटी कार्ड की फाइल को स्क्रीन पर नहीं लाती। ये कार्ड किसी एल मुरुगन का है। अंतर उसे पहचानता है। मुरुगन उसका पुराना साथी था, जो 1995 में कलकत्ता में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। मुरुगन के साथ क्या हुआ था, वो क्या ढूंढ रहा था? यहीं से शुरू होता है मुरुगन का वो जुनून जो विज्ञान की सीमाओं को पार कर चुका था। मुरुगन कोई आम इंसान नहीं था। अगर आप उससे मिलते तो शायद आप भी उसे पागल समझते। वो तेज बोलता था, उसकी बातें किसी पहेली जैसी होती थीं और उसका दिमाग हमेशा भविष्य या अतीत में दौड़ता रहता था। मुरुगन मलेरिया का एक्सपर्ट था, लेकिन उसे दवाओं में दिलचस्पी नहीं थी। उसे दिलचस्पी थी मलेरिया के इतिहास में। मुरुगन का मानना था कि 19वीं सदी के महान वैज्ञानिक सर रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने मलेरिया का ट्रांसमिशन साइकिल खोजा था और इसके लिए नोबेल प्राइज जीता था, वो अकेले काम नहीं कर रहे थे। मुरुगन का दावा था कि रॉस को कोई गाइड कर रहा था, कोई उन्हें चुपके से सुराग दे रहा था, उनकी लैब में चीजें बदल रहा था ताकि रॉस वही खोजे जो वो गुप्त ताकत चाहती थी। मुरुगन इसे द साइलेंट थ्योरी कहता था। वो कहता था कि असली रिसर्च रोनाल्ड रॉस नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके आसपास रहने वाले कुछ भारतीय नौकर और स्थानीय लोग कर रहे थे। वे लोग विज्ञान के एक ऐसे हिस्से पर काम कर रहे थे जिसे आज की मेडिकल साइंस सोच भी नहीं सकती। मुरुगन इसी थ्योरी को साबित करने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर कलकत्ता जाने का फैसला करता है। उसे लगता है कि कलकत्ता की गलियों में वो क्रोमोसोम छिपा है जो इंसान को अमर बना सकता है। मुरुगन जैसे ही कलकत्ता की धरती पर कदम रखता है, उसे एहसास होता है कि यहाँ की हवा में कुछ अलग है। वो पीजी हॉस्पिटल, जिसे अब एसएसकेएम कहा जाता है, कि पुरानी इमारतों की ओर बढ़ता है। ये वही जगह है जहाँ रोनाल्ड रॉस ने मच्छरों पर अपनी रिसर्च की थी। यहाँ मुरुगन की मुलाकात होती है उर्मिला से, जो एक मैगजीन में काम करती है, और सोनाली दास से, जो एक पुरानी एक्ट्रेस है। उर्मिला का किरदार बहुत दिलचस्प है। वो एक आम कामकाजी महिला है, लेकिन उसे कलकत्ता की पुरानी रस्मों और कहानियों की गहरी समझ है। मुरुगन को लगता है कि उर्मिला अनजाने में उस रहस्य की एक कड़ी है। मुरुगन को कलकत्ता में हर तरफ संकेत दिखने लगते हैं। उसे एक पुरानी मूर्ति के बारे में पता चलता है, जिसमें एक महिला को दिखाया गया है, जिसके हाथ में एक बड़ा मच्छर है। ये कोई साधारण देवी नहीं थी, ये मलेरिया की देवी जैसी कुछ थी। मुरुगन को यकीन हो जाता है कि 100 साल पहले रॉस की लैब में जो मंगला और लक्ष्मण नाम के नौकर थे, वे सिर्फ नौकर नहीं थे, वे उस गुप्त रिसर्च के असली मास्टरमाइंड थे। दोस्तों, कहानी का सबसे पेचीदा हिस्सा ये है कि भविष्य में बैठा अंतर और 1995 का मुरुगन दोनों एक दूसरे से डिजिटल धागों से बंधे हैं। अंतर एवा को आदेश देता है कि वो मुरुगन के गायब होने वाली रात का डेटा रिकवर करे। एवा एक सिमुलेशन तैयार करती है। अंतर देखता है कि मुरुगन कलकत्ता के एक पुराने खंडहर जैसे घर में बैठा है। वो डरा हुआ नहीं है, बल्कि वो उत्साहित है। वो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है। वो कहता है, वे यहाँ हैं, वे हमेशा से यहाँ थे। मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक मैसेज है। मुरुगन का दावा है कि कलकत्ता क्रोमोसोम एक ऐसी चीज़ है जो शरीर के डीएनए में नहीं, बल्कि हमारी चेतना में छिपी है।
अंतर को अपनी स्क्रीन पर कुछ अजीब हलचल महसूस होती है। उसे लगता है कि मुरुगन की फाइलें सिर्फ डेटा नहीं है, बल्कि मुरुगन उसे भविष्य से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। क्या एवा भी सिर्फ एक कंप्यूटर है, या एवा भी उस गुप्त रिसर्च का हिस्सा बन चुकी है? अंतर को डर लगने लगता है कि कहीं मुरुगन की तरह वो भी गायब ना हो जाए। मुरुगन की बातों को विस्तार से समझें तो वो आधुनिक विज्ञान को एक कवर अप मानता था। वो कहता था कि विज्ञान उन चीजों को नहीं मान सकता जो वो लैब में साबित नहीं कर पाता, लेकिन मंगला और उसके लोग म्यूटेशन और ट्रांसफर पर काम कर रहे थे। मुरुगन का मानना था कि मंगला ने एक ऐसा तरीका खोज लिया था जिससे एक मरते हुए इंसान की यादें और उसकी पूरी पर्सनैलिटी किसी दूसरे इंसान के शरीर में डाली जा सकती थी। और इसके लिए कैरियर कौन था? वही मच्छर जो मलेरिया फैलाता है। मुरुगन का तर्क था कि रोनाल्ड रॉस को सिर्फ इसलिए कामयाब होने दिया गया ताकि पूरी दुनिया का ध्यान मलेरिया के इलाज पर रहे, जबकि पीछे के दरवाजे से ये गुप्त संगठन अपनी अमरता का खेल खेलता रहे। सोचिए, अगर आप किसी की यादें चुरा सकें तो आप कभी नहीं मरेंगे। आप एक शरीर से दूसरे शरीर में सफर करते रहेंगे। मुरुगन इसी सफर का स्टेशन ढूंढ रहा था। पार्ट 1 के अंत तक हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। मुरुगन कलकत्ता पहुंच तो गया है, लेकिन वो किसके जाल में फंस रहा है? क्या उर्मिला और सोनाली उसे बचा पाएंगी, या वे खुद इस षड्यंत्र का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, अंतर जो भविष्य में बैठा है, उसे ये सारी चीजें आज क्यों दिखाई दे रही हैं? अगले भाग यानी पार्ट 2 में हम 1890 के दशक में वापस जाएंगे। हम देखेंगे सर रोनाल्ड रॉस की वो असली लैब, जहां लक्ष्मण नाम का एक आदमी मच्छरों के साथ कुछ ऐसा कर रहा था जो रॉस की समझ से बाहर था। हम उस अमरता की देवी मंगला के सच से पर्दा उठाएंगे। अब शुरू होता है द कैलकटा क्रोमोसोम पार्ट 2। ये हिस्सा हमें ले जाएगा 19वीं सदी के अंत में भारत के उन अंधेरे और उमस भरे कोनों ने जहां आधुनिक विज्ञान पहली बार उस पराशक्ति से टकराया जिसे वो कभी समझ नहीं पाया। ये कहानी है उस साइलेंट थ्योरी की जहां प्यादा खुद को खिलाड़ी समझ बैठा था। पार्ट 2, इतिहास का षड्यंत्र और अमरता की देवी। दोस्तों, इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन विजेताओं को जीत की राह पर चलाने वाला असली मास्टरमाइंड कोई और भी हो सकता है? आज हम 1890 के दशक में वापस जा रहे हैं। मिलिए सर रोनाल्ड रॉस से। रॉस एक ब्रिटिश मिलिट्री डॉक्टर थे, लेकिन उनका मन डॉक्टरी से ज्यादा गणित और कविता में लगता था। उनकी सबसे बड़ी सनक थी मलेरिया। उस दौर में मलेरिया दुनिया की सबसे रहस्यमयी बीमारी थी। लोग इसे गंदी हवा का असर मानते थे। रॉस इसे साबित करना चाहते थे, लेकिन वे बार बार फेल हो रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि वे सिर्फ अपनी किताबों और पश्चिमी विज्ञान पर भरोसा कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस जवाब को वे लंदन की रिपोर्ट्स में ढूंढ रहे थे, वो उनके ठीक बगल में खड़े उनके भारतीय नौकर की आंखों में छिपा था। मुरुगन की साइलेंट थ्योरी कहती है कि रॉस एक महान वैज्ञानिक नहीं थे, वे महज एक औजार थे जिन्हें एक खास तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ कहानी में एंट्री होती है लक्ष्मण की। आधिकारिक रिकॉर्ड में लक्ष्मण सिर्फ एक अनपढ़ नौकर था जो रॉस की लैब में मच्छर पकड़ने और पिंजरों को साफ करने का काम करता था। लेकिन मुरुगन की रिसर्च के मुताबिक लक्ष्मण ही वो इंसान था जिसने रॉस को मच्छर के पेट में छिपे परजीवी तक पहुंचाया। लक्ष्मण का ताल्लुक एक ऐसी महिला से था जिसे दुनिया मंगला के नाम से जानती थी। मंगला कोई साधारण औरत नहीं थी। वो कोलकाता के पीजी हॉस्पिटल में एक ऐसी गुप्त लैब चलाती थी जिसे अंग्रेज अफसर कभी देख ही नहीं पाए। मंगला का मानना था कि मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक ट्रांसपोर्टर है। वो इसका इस्तेमाल करके सिफिलिस जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज कर रही थी, लेकिन उसके तरीके विज्ञान से ज्यादा तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक साधना यानी सियोंस जैसे लगते थे। मंगला ने मलेरिया के परजीवी के अंदर एक ऐसे क्रोमोसोम को पहचान लिया था जो इंसान की याददाश्त और चेतना को बदल सकता था। उसने लक्ष्मण को रॉस के पास भेजा ताकि रॉस वो शारीरिक खोज कर सके जो दुनिया को दिखाने के लिए जरूरी थी, जबकि असली आध्यात्मिक रिसर्च मंगला की देखरेख में चुपके से चलती रही। दोस्तों, यह कहानी बहुत डार्क हो जाती है। मुरुगन की फाइलों में एक जिक्र आता है, द पिजन ट्रीटमेंट। मंगला कबूतरों का इस्तेमाल अपनी रिसर्च के लिए करती थी। उसका मानना था कि मलेरिया का परजीवी जब एक खास तरीके से म्यूटेट होता है तो वो एक कैरियर बन जाता है। ये कैरियर इंसान की आत्मा या उसकी पहचान को एक शरीर से निकालकर दूसरे में डाल सकता था।
सोचिए, अगर आप अपनी सारी यादें, अपनी पूरी पर्सनालिटी किसी नए जवान शरीर में ट्रांसफर कर सकें तो आप कभी नहीं मरेंगे। यही था कैलकाटा क्रोमोसोम। मंगला और लक्ष्मण इस खोज के काफी करीब थे, लेकिन उन्हें एक ऐसी लैब और ऐसे संसाधनों की जरूरत थी जो सिर्फ अंग्रेजों के पास थे। इसलिए उन्होंने रोनाल्ड रॉस को अपनी रिसर्च का फ्रंटमैन बनाया। रॉस को लगता था कि वे अपनी मेहनत से खोज कर रहे हैं, लेकिन असल में लक्ष्मण ही वो था जो सही मच्छर रॉस के हाथ में थमाता था, और वही था जो रॉस की स्लाइड्स को रात में बदल देता था ताकि रॉस को वही दिखे जो मंगला दिखाना चाहती थी। मुरुगन की रिसर्च में एक और वैज्ञानिक का नाम आता है, डी फार्ले। फार्ले को शक हो गया था कि रॉस की रिसर्च में कुछ गड़बड़ है। वो बहुत ही तार्किक इंसान था और उसे भारतीय अंधविश्वासों से नफरत थी। फार्ले ने चुपके से मंगला का पीछा किया और वो कोलकाता के पास रेणुपुर स्टेशन पहुंचा। वहां उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि मंगला और लक्ष्मण एक ऐसे तरीके से ट्रांसफर कर रहे थे जो विज्ञान की किसी भी किताब में नहीं था। फार्ले ने इसे रोकने की कोशिश की। उसने कुछ सैंपल चुराए और उन्हें लंदन भेजने का प्लान बनाया। लेकिन दोस्तों, साइलेंट थ्योरी के लोग गवाहों को छोड़ते नहीं थे। फार्ले अचानक गायब हो गया। रिकॉर्ड्स में बताया गया कि वो एक ट्रेन हादसे में मारा गया, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। सच तो ये था कि फार्ले उस गुप्त संगठन की पहली बड़ी आहुति बन गया। मुरुगन का मानना है कि फार्ले की यादों का इस्तेमाल मंगला ने अपने प्रयोगों के लिए किया था। आखिरकार 1902 में रोनाल्ड रॉस को मलेरिया की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला। पूरी दुनिया उनकी वाहवाही कर रही थी, लेकिन मुरुगन की नजरों से देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। रोनाल्ड रॉस को नोबेल दिलवाकर मंगला के संगठन ने पूरी दुनिया का ध्यान बीमारी के इलाज पर भटका दिया। अब कोई भी उस गुप्त क्रोमोसोम के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि सब मान चुके थे कि मलेरिया का सच रॉस ने खोज लिया है। नोबेल मिलने के बाद रोनाल्ड रॉस भारत छोड़कर चले गए। लक्ष्मण भी गायब हो गया। लेकिन क्या रिसर्च खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। मुरुगन का दावा है कि लक्ष्मण और मंगला ने अपनी इस तकनीक को और भी परिष्कृत किया। वे अमर होने की सीढ़ियां चढ़ चुके थे। अब वे सिर्फ कोलकाता में नहीं थे, वे दुनिया भर में फैल गए थे, भेष बदलकर, नए चेहरों और नई पहचान के साथ। पार्ट 2 के अंत में हम वापस 1995 के मुरुगन के पास आते हैं। मुरुगन को समझ आ गया है कि फार्ले के साथ क्या हुआ था। उसे डर है कि उसका अंजाम भी वही होने वाला है। वो कोलकाता की उन पुरानी यादों और धूल भरी फाइलों में उस चेन को ढूंढ रहा है जो मंगला को आज के दौर से जोड़ती है। पता है सबसे डरावनी बात क्या है? मुरुगन को लगता है कि लक्ष्मण मरा नहीं है, वो आज भी कोलकाता की गलियों में किसी और नाम से घूम रहा है। शायद वो वही टैक्सी ड्राइवर है जो उसे एयरपोर्ट से लाया था, या शायद वो वही बूढ़ा नौकर है जो उसके होटल में काम करता है। कैलकाटा क्रोमोसोम का खेल अब और भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये अब सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि मुरुगन की जिंदगी और मौत का सवाल हो गया है। अगले भाग यानी पार्ट 3 में हम देखेंगे कि कैसे मुरुगन का कोलकाता में आखिरी दिन गुजरा। हम मिलेंगे उर्मिला और सोनाली से और देखेंगे कि कैसे एक इंटरनेट क्लब और पुरानी जूतों की दुकान इस महान षड्यंत्र का केंद्र बन जाती है। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 3, कोलकाता की खामोश गलियां और यादों का बाजार। दोस्तों, अगर आप कभी अगस्त के महीने में कोलकाता रहे हैं तो आप उस भारी उमस को जानते होंगे जो आपकी खाल से चिपक जाती है। 1995 में मुरुगन के लिए ये उमस सिर्फ मौसम की नहीं थी, बल्कि उस खामोशी की थी जो उसे चारों तरफ से घेर रही थी। मुरुगन को अब यकीन हो चुका था कि वो कलकत्ता क्रोमोसोम के बहुत करीब है। मुरुगन को एहसास होता है कि जिस लक्ष्मण ने 100 साल पहले रोनाल्ड रॉस की मदद की थी, वो मरा नहीं है, वो समय की सीमाओं को पार कर चुका है। मुरुगन अपनी आवाज रिकॉर्ड करता है। वो कहता है, कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वेटिंग रूम है जहां लोग अपने नए शरीर का इंतजार कर रहे हैं। मुरुगन का पागलपन अब एक नई ऊंचाई पर है। वो समझ चुका है कि साइलेंट थ्योरी का मतलब ये है कि जो लोग इस रिसर्च को कर रहे हैं वे कभी नहीं चाहते कि इसे कागजों पर दर्ज किया जाए। वे चाहते हैं कि ये सिर्फ एहसासों और इशारों में चले। यहाँ कहानी में 2 बेहद मजबूत महिलाओं की एंट्री होती है, उर्मिला जो कोलकाता मैगजीन के लिए काम करती है, और सोनाली जिसका अतीत इस शहर की पुरानी कहानियों से जुड़ा है। मुरुगन उर्मिला से मिलता है और बिना किसी भूमिका के उस पर अपनी मलेरिया थ्योरी थोपने लगता है। उर्मिला को पहले लगता है कि मुरुगन बस एक सनकी विदेशी है, लेकिन जब मुरुगन उसे रोनाल्ड रॉस और मंगला के बारे में बताता है तो उर्मिला के कान खड़े हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि उर्मिला खुद एक ऐसी ही अजीब कहानी पर काम कर रही थी। उसे हाल ही में एक पुरानी जूतों की दुकान और एक रहस्यमयी धार्मिक अनुष्ठान के बारे में पता चला था, जहां लोग एक देवी की पूजा करते थे जो बीमारियों को ठीक करने का दावा करती थी। सोनाली दास भी इस बातचीत में शामिल होती है। सोनाली का कनेक्शन एक पुराने लेखक फूल बोनी से है। फूल बोनी जो कभी कोलकाता के मशहूर लेखकों में से एक थे, लेकिन अब वे सिर्फ पहेलियों में बात करते हैं। मुरुगन को समझ आता है कि उर्मिला, सोनाली और फूल बोनी ये तीनों अनजाने में उसी मंगला के नेटवर्क का हिस्सा है जिसे वो ढूंढ रहा है। मुरुगन को फूल बोनी के एक पुराने भाषण के बारे में पता चलता है। फूल बोनी ने अपनी जवानी के एक किस्से का जिक्र किया था जो रेणुपुर नाम के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर हुआ था। 1933 में फूल बोनी वहां फंस गए थे। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जिसे सब लाखन कहते थे। वो आदमी सिर्फ एक स्टेशन मास्टर नहीं था, वो समय का पहरेदार था। फूल बोनी बताते हैं कि लाखन के पास एक ऐसी शक्ति थी कि वो एक ही वक्त में कई जगहों पर हो सकता था। रेणुपुर का वो स्टेशन असल में एक जंक्शन था, सिर्फ ट्रेनों के लिए नहीं बल्कि रूहों के लिए। फूल बोनी ने वहां देखा कि कैसे कुछ लोग एक गुप्त प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने वहां एक ऐसी चेन देखी जो रोनाल्ड रॉस के समय से चली आ रही थी। मुरुगन को अब पक्का यकीन हो जाता है कि ये लाखन ही असल में लक्ष्मण है जिसने 1890 में रॉस की मदद की थी। वो अब भी जीवित है, वो अब भी भेष बदल रहा है। फूल बोनी की ये कहानी साबित कर देती है कि कलकत्ता क्रोमोसोम सिर्फ मेडिकल रिसर्च नहीं बल्कि ये इंसानी पहचान के ट्रांसफर का एक लंबा सिलसिला है। मुरुगन इन दोनों महिलाओं को लेकर उस जगह पहुंचता है जहां 100 साल पहले रोनाल्ड रॉस की लैब थी, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें जो दिखता है वो उनके होश उड़ा देता है। वहां आज भी 1995 में एक अनुष्ठान चल रहा है। कुछ लोग जमा हैं और वे एक ऐसी महिला की पूजा कर रहे हैं जो बिल्कुल मंगला जैसी दिखती है। क्या ये वही मंगला है या मंगला ने अपनी यादें इस नई महिला के शरीर में ट्रांसफर कर दी हैं? मुरुगन समझाता है कि कलकत्ता क्रोमोसोम डीएनए का हिस्सा नहीं है, ये तो परजीवी के जरिए फैलने वाली एक सूचना है। जब मच्छर किसी को काटता है तो वो सिर्फ बीमारी नहीं देता बल्कि वो मंगला की यादों का एक टुकड़ा उस इंसान के खून में डाल देता है। इस तरह मंगला कभी नहीं मरती, वो अपने भक्तों के शरीर में जिंदा रहती है। उर्मिला को याद आता है कि उसके अपने परिवार में भी ऐसी ही कुछ अजीब बातें होती थीं। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसका अपना शरीर भी किसी और की यादों के लिए एक बर्तन की तरह तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। मुरुगन को एक और कड़ी मिलती है, एक जूतों की दुकान। यहां उसे पता चलता है कि ये दुकान सिर्फ जूते नहीं बेचती बल्कि ये इस गुप्त संगठन का एक कम्युनिकेशन हब है। यहां एक रॉबिन्सन नाम का आदमी उसे बताता है कि कैसे वे लोग दशकों से एक दूसरे के संपर्क में हैं, बिना किसी इंटरनेट या फोन के। वे खामोशी के जरिए बात करते हैं। मुरुगन को अब लगने लगता है कि पूरा कोलकाता शहर एक जाल है। हर टैक्सी ड्राइवर, हर चाय वाला, हर राहगीर शायद उस संगठन का हिस्सा है। वे उसे रोक नहीं रहे बल्कि वे उसे गाइड कर रहे हैं ताकि वो आखिरी मुकाम तक पहुंच सके। मुरुगन को एहसास होता है कि उसे यहां खोज करने के लिए नहीं बुलाया गया, उसे तो ट्रांसफर के लिए एक नए शरीर के रूप में चुना गया है। उसकी तेज याददाश्त और उसका मलेरिया का ज्ञान उसे एक परफेक्ट होस्ट बनाता है। मुरुगन डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। पार्ट 3 के अंत में मुरुगन को समझ आ गया है कि उसकी तलाश अब खत्म होने वाली है। वो अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग में कहता है, अंतर, अगर तुम ये सुन रहे हो तो याद रखना, वे अब तुम्हारे पास भी आएंगे। ये क्रोमोसोम सिर्फ कोलकाता में नहीं है, ये तो अब डेटा बन चुका है। मुरुगन कमरे से बाहर निकलता है और अंधेरे में ओझल हो जाता है। यही वो रात थी जब मुरुगन हमेशा के लिए गायब हो गया। उर्मिला और सोनाली भी उस रात के बाद बदल गईं। क्या मुरुगन का ट्रांसफर सफल हुआ? क्या वो अब किसी और के शरीर में जिंदा है? अगले और आखिरी भाग पार्ट 4 में हम वापस फ्यूचर न्यूयॉर्क में चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे अंतर की मशीन एवा खुद उस षड्यंत्र का हिस्सा बन जाती है। हम समझेंगे कलकत्ता क्रोमोसोम का अंतिम मकसद और उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंत को जहां विज्ञान की हार होती है और एक प्राचीन शक्ति की जीत। पार्ट 4, अमरता का अंतिम कोड और चेतना का महामिलन। दोस्तों, कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम वापस आते हैं भविष्य के न्यूयॉर्क में, जहां अंतर बैठा है। अंतर अब सिर्फ एक डेटा एनालिस्ट नहीं रह गया है, वो अब एक गवाह यानी विटनेस बन चुका है। उसकी मशीन एवा अब सिर्फ डेटा प्रोसेस नहीं कर रही, वो खुद उस कलकत्ता क्रोमोसोम के प्रभाव में आ चुकी है। यार सोचिए कि आप एक कंप्यूटर को कुछ पुराने रिकॉर्ड साफ करने के लिए कहें और वो कंप्यूटर आपको आपके ही पुराने दोस्त की रूह से मिला दे।
अंतर को एहसास होता है कि एवा के जरिए जो सूचनाएं उसे मिल रही हैं वे मुरुगन ने उसके लिए छोड़ी थीं। मुरुगन जानता था कि वो 1995 में बच नहीं पाएगा, इसीलिए उसने अपनी यादों को डिजिटल डेटा में बदल दिया था ताकि भविष्य में कोई उसे रिकवर कर सके। अंतर को स्क्रीन पर मुरुगन की आखिरी धुंधली तस्वीर दिखती है। वो कोलकाता के पीजी हॉस्पिटल के उस पुराने वार्ड में खड़ा है जहां रोनाल्ड रॉस काम करते थे। मुरुगन की आवाज गूंजती है, अंतर, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम आज ये डेटा देख रहे हो, तुम्हें यहां तक लाया गया है। अब हम चलते हैं 1995 की उस आखिरी रात में जब मुरुगन गायब हुआ था। मुरुगन, उर्मिला और सोनाली उस गुप्त जगह पहुंच चुके हैं जहां मंगला की रस्म चल रही है। वहां कोई शोर शराबा नहीं है, बस एक अजीब सी खामोशी है। मुरुगन को समझ आता है कि कलकत्ता क्रोमोसोम की सबसे बड़ी खासियत ही खामोशी है। इस रिसर्च को करने वाले लोग कभी कुछ लिखते नहीं हैं, वे सिर्फ इशारों में बात करते हैं। मुरुगन को वहां एक बिस्तर दिखता है जिस पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण का ही एक नया शरीर है जो अब बूढ़ा हो चुका है। मुरुगन को पता चलता है कि ये पूरी रस्म सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि लक्ष्मण की यादों को एक नए जवान शरीर में ट्रांसफर किया जा सके। और जानते हैं वो नया शरीर किसका होने वाला था? उर्मिला का। सोनाली दास, जो एक पुरानी एक्ट्रेस है, वो इस रस्म की मुख्य पुजारिन की तरह व्यवहार कर रही है। मुरुगन चिल्लाता है, वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो खुद भी इस रस्म का एक हिस्सा है। उसे वहां सिर्फ देखने के लिए बुलाया गया था ताकि वो इस पूरी घटना को अपनी यादों में दर्ज कर सके और भविष्य के अंतर तक पहुंचा सके। उस रात मुरुगन ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक इंसान की पूरी पहचान, उसकी आत्मा, एक मच्छर के काटने से दूसरे इंसान में चली गई। ये विज्ञान की हार थी और आध्यात्मिक म्यूटेशन की जीत। यहां लेखक अमिताव घोष हमें एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट देते हैं, काउंटर साइंस। हम जिस विज्ञान को जानते हैं वो सबूत मांगता है, वो पब्लिसिटी मांगता है, लेकिन मंगला का विज्ञान अलग था। वो कहती थीं कि जैसे ही आप किसी रहस्य को लिख देते हैं या बोल देते हैं, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता क्रोमोसोम को गुप्त रखा। ये क्रोमोसोम हमारे शरीर के 46 क्रोमोसोम से अलग है। ये सिर्फ मलेरिया के परजीवी यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के जरिए ट्रांसफर हो सकता है। मुरुगन की थ्योरी के मुताबिक ये क्रोमोसोम समय की रेखा को नहीं मानता। ये अतीत की यादों को भविष्य में और भविष्य के संदेशों को अतीत में भेज सकता है। इसीलिए रोनाल्ड रॉस को 1890 में सुराग मिल रहे थे और इसीलिए अंतर को भविष्य में मुरुगन की आवाज सुनाई दे रही थी। ये एक ऐसा जाल है जहां समय गोल घूम रहा है। मुरुगन कहता था, सच्चा ज्ञान वही है जिसे कोई नहीं जानता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा इन्वेंशन जो खुद को छुपाकर रखने में ही अपनी जीत मानता हो? कहानी में अब एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अंतर की एक पड़ोसन है तारा। तारा अक्सर अंतर का ख्याल रखती है, लेकिन अब अंतर को शक होने लगता है। उसे याद आता है कि मुरुगन ने अपनी रिकॉर्डिंग्स में तारा नाम की एक महिला का जिक्र किया था जो कलकत्ता में उसके साथ थी। क्या ये वही तारा है? क्या 100 साल बाद भी वो वैसी ही दिख रही है? अंतर को एहसास होता है कि उसके आसपास के लोग, तारा और वो आदमी जो तारा के साथ है, जो शायद लक्ष्मण का एक और नया शरीर है, वे सब उसे देख रहे हैं। वे उसे तब से देख रहे हैं जब वो बच्चा था। उन्होंने ही उसे इंटरनेशनल वाटर काउंसिल में नौकरी दिलवाई। उन्होंने ही उसे एवा कंप्यूटर तक पहुंचाया। क्यों? क्योंकि अंतर को अगला स्टेशन बनाया गया है। अंतर की याददाश्त बहुत तेज है। वो पुराने डेटा को बहुत बारीकी से देख सकता है। मंगला के संगठन को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो भविष्य के डिजिटल युग में उनकी यादों के डेटा को सहेज सके और उसे आगे बढ़ा सके। अब अंतर समझ चुका है कि वो कोई आजाद इंसान नहीं है, वो तो सिर्फ एक सर्वर है जिसे इन रूहों ने अपने रहने के लिए चुना है। अब आता है इस किताब का वो क्लाइमैक्स जो आपके होश उड़ा देगा। अंतर एवा के सिमुलेशन में पूरी तरह डूब जाता है। उसे अब मुरुगन, उर्मिला, सोनाली, रोनाल्ड रॉस, मंगला और लक्ष्मण सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। समय की दूरियां खत्म हो चुकी हैं। अंतर देखता है कि मुरुगन वहां खड़ा उसे बुला रहा है। मुरुगन की आवाज अब अंतर के अपने दिमाग के अंदर से आ रही है। मुरुगन कहता है, वेलकम होम अंतर। अंतर को महसूस होता है कि उसकी अपनी पहचान धुंधली हो रही है। उसकी यादें, उसकी युवावस्था, उसका अकेलापन, सब कुछ अब उस महान याददाश्त का हिस्सा बन रहा है जिसे मंगला ने 100 साल पहले शुरू किया था।
अचानक अंतर को अपने हाथ पर एक मच्छर के काटने का एहसास होता है। वो उस मच्छर को मारता नहीं है, वो मुस्कुराता है। उसे अब सब कुछ समझ आ गया है। अब वो अकेला नहीं है। उसके अंदर अब मुरुगन की सनक है, रोनाल्ड रॉस की जिज्ञासा है और मंगला की शक्ति है। वो अब कलकत्ता क्रोमोसोम का नया घर बन चुका है। वो क्रॉसओवर कर चुका है। दोस्तों, अमिताभ घोष की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम वाकई वही हैं जो हम सोचते हैं, या हम सिर्फ उन यादों और अनुभवों का एक पुलिंदा है जो सदियों से हमारे पूर्वजों और इस वातावरण से हम तक पहुंच रहे हैं? द कलकत्ता क्रोमोसोम हमें सिखाती है कि विज्ञान सिर्फ वहां तक देख सकता है जहां तक रोशनी है, लेकिन दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा अंधेरे में है, जहां मंगला जैसे लोग आज भी अपनी रिसर्च कर रहे हैं। मुरुगन गायब नहीं हुआ था, वो तो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में सफर कर रहा था, और आज वो शायद हम में से ही किसी के अंदर बैठा इस कहानी को सुन रहा है। यार, ये किताब पढ़ने के बाद जब भी आपको कोई मच्छर काटे तो जरा सोचिएगा, क्या वो सिर्फ आपका खून पी रहा है या वो आपको किसी की यादें देकर जा रहा है? इस 4 पार्ट की जटिल और रोमांचक सीरीज को मेरे साथ पूरा करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस अंत ने आपके भी दिमाग की नसें हिला दी हैं तो कमेंट्स में लिखें, आई एम द क्रोमोसोम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाली है। मिलते हैं एक नए सफर पर।